नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शर्मा एडवोकेट, मोटिवेशनल स्पीकर, जीएसटी राइटर, स्पीकर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जीएसटी में कई वर्षों के जो नोटिस जारी किए जाते हैं, क्या वे उचित हैं? क्या एक शोकॉज नोटिस के द्वारा कई वर्षों का निस्तारण किया जा सकता है? इस विषय को विवादास्पद मानते हुए माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने हाल में ही एक जजमेंट दिया है, जो मैसर्स आर ए एंड कंपनी वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स साउथ कमिश्नरेट मद्रास के संबंध में पारित किया गया है। माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जीएसटी कानून में कई वर्षों तक के लिए एक शोकॉज नोटिस जारी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, अर्थात bunching of शोकॉज नोटिस for multiple year is not permissible in GST law, मद्रास हाई कोर्ट। दोस्तों, मैसर्स आर ए एंड कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक के 6 वित्तीय वर्ष को लिए एक कंबाइंड शोकॉज नोटिस जारी किया गया था, जिसे माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए कहा कि जीएसटी अधिनियम की धारा 73 और 74 के लिए एवरी ईयर के लिए शोकॉज नोटिस सेपरेट इशू किया जाएगा और बंचिंग अर्थात कई वर्षों के लिए एक साथ नोटिस जारी करना कानूनी रूप से अवैधानिक है। इस केस की समरी के तहत मद्रास हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि जीएसटी अधिनियम 2017 के अंतर्गत मंथली, क्वार्टरली, एनुअली रिटर्न फाइल करने का आधार है तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अलग अलग कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने चाहिए। कई वित्तीय वर्षों को बंचिंग को कवर करते हुए एक नोटिस जारी करना अस्वीकार्य है और यह वैधानिक अवधियों का उल्लंघन करता है, जो प्रत्येक वर्ष के लिए स्वतंत्र रूप से चलती है और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। नोटिसों का मिलान की प्रथा करदाता की विशिष्ट वर्षों को स्वतंत्र रूप से चुनौती देने या निपटाने की क्षमता को सीमित करके अनुचित कठिनाई का कारण बनाती है, जिसका परिणाम स्वरूप कई वर्षों के लिए जारी किए गए सभी विवादित कारण बताओ नोटिस और मूल्यांकन आदेश अधिकार क्षेत्र के अभाव में रद्द किए गए और पुष्टि की गई कि नोटिस को व्यक्तिगत वित्तीय वर्षों के लिए सख्ती से जारी किया जाए। इस मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत कई वर्षों के लिए एक शोकॉज नोटिस जारी करने को करदाता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव बताया। यहाँ पर याचिकाकर्ता आर ए एंड कंपनी ने अपना पक्ष रखते हुए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया कि यहाँ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि नोटिस का समूहीकरण नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। जीएसटी अधिनियम की धारा 73 और 74 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अलग अलग नोटिस जारी किया जाना चाहिए, जो त्रुटि या धोखाधड़ी सहित अन्य कारणों से भुगतान न किए गए या कम भुगतान किए गए कर निर्धारण से संबंधित हैं। करदाता ने दूसरे तर्क में कहा और इस बात पर जोर दिया कि प्रारंभिक वित्तीय वर्ष की सीमा अवधि समाप्ति के निकट एक जॉइंट नोटिस जारी करना नोटिस का प्रभावी ढंग से विरोध करने के लिए साक्ष्य एविडेंस कलेक्ट करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता। इसके अलावा करदाता को एक साथ मिलान कराने से उन मुद्दों को हल करने की क्षमता प्रभावित होती है जो विशिष्ट वर्षों से संबंधित हो सकते हैं, जिससे आवेदन के निपटान
क्षमादान योजनाओं और अलग अलग वर्षों के विवादों का निपटारा या मुकाबला करने पर असर पड़ता है। याचिकाकर्ता ने अपने याचिका के समर्थन में टाइटन के मामले का उल्लेख करते हुए बंचिंग को अस्वीकार किया तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा टाइटन कंपनी लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अदर्स के केस में बंचिंग या क्लबिंग के संबंध में निर्णय की संपूर्ण जानकारी माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत की तथा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल में इस निर्णय को संदर्भित किया है। यहाँ हम टाइटन कंपनी लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पिटीशन नंबर SLP सिविल 25508 ईयर 2022 डेट ऑफ ऑर्डर है 12 मई 2023 का उल्लेख करना जरूरी है, क्योंकि यह निर्णय पूरे भारतवर्ष पर लागू है। हम इसकी पृष्ठभूमि पर जाते हैं तो GST विभाग द्वारा टाइटन कंपनी को एक जॉइंट शोकॉज नोटिस जारी किया, जो कई फाइनेंशियल ईयर के लिए जारी किया गया था, जिसे टाइटन कंपनी द्वारा चैलेंज किया गया और उन्होंने कहा कि सभी वर्षों को जोड़कर एक शोकॉज नोटिस जारी किया जाना मूल्यांकन का आधार नहीं हो सकता। यहाँ पर टाइटन एंड कंपनी ने जो याचिकाकर्ता के रूप में उपलब्ध थी, उसने नेचुरल जस्टिस के उल्लंघन का उल्लेख किया। दूसरा, उन्होंने एक लिमिटेशन ऑफ वायलेंस का भी मुद्दा उठाया कि GST अधिनियम 2017 की धारा 73-74 के तहत हर वित्तीय वर्ष की अपनी स्वतंत्र लिमिटेशन होती है और क्लबिंग से पुरानी अवधि के लिए नोटिस समय सीमा पार कर सकता है। मामलों के समाधान में बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि यदि किसी वर्ष के लिए विवाद समाप्त हो जाता है, जैसे एमनेस्टी स्कीम, सेटलमेंट या कंपाउंडिंग, तो क्लबिंग के कारण उसका लाभ अन्य वर्षों पर डलता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कई टिप्पणी की, जिनमें एक महत्वपूर्ण टिप्पणी यूजिंग ऑफ ए सिंगल कंसोलिडेटेड शोकॉज नोटिस कवरिंग मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर विदाउट सेपरेट डिलेशन ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर एलिगेशन एंड टैक्स कंप्यूटेशन इज इनप्रमिसेबल अंडर GST लॉ। यहाँ मुख्य बिंदु जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में उल्लेख किया गया कि GST कानून के तहत टैक्स पीरियड की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम टैक्स की रिटर्न मंथली, क्वार्टरली, एनुअली होती है, न कि मल्टीपल ईयर के समूह में होती है। अतः प्रत्येक वर्ष के लिए स्वतंत्र कर दायित्व होता है। इसका मूल्यांकन और कारण बताओ नोटिस प्रत्येक वर्ष के लिए अलग होने चाहिए। क्लबिंग करने से क्या नुकसान है, जिसमें लिमिटेशन पीरियड की गणना अस्पष्ट हो जाएगी। प्रभावित पक्षों को प्रभावी प्रतिवाद की तैयारी का समय नहीं मिलता है। कंपाउंडिंग या एमनेस्टी स्कीम जैसी योजनाओं में आवेदन की स्वतंत्रता बाधित होती है। इन सब का उल्लेख करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम निर्णय में बंचिंग नोटिस को अवैध और अधिकार क्षेत्र से अल्ट्रा वायरस घोषित किया और यह निर्देशित किया कि मूल्यांकन नोटिस प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग जारी किया जाना चाहिए। केस के प्रभाव का हम संदर्भ ग्रहण करते हुए याचिकाकर्ता RA कंपनी ने माननीय मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष यह केस उद्धृत किया, जिस पर मद्रास हाई कोर्ट ने इस निर्णय का संदर्भ लेते हुए GST विभाग को स्पष्ट किया कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से फाइनेंशियल 2020-21 तक के लिए एक शोकॉज नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। अदालतों ने ऐसा माना है कि ऐसे नोटिस करदाताओं के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और प्रशासनिक रूप से अनुचित हैं। दोस्तों, निष्कर्ष रूप में यह स्पष्ट हो चुका है अब कि एक केस में किसी भी करदाता के लिए कई वर्षों के लिए एक शोकॉज नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर के लिए एक शोकॉज नोटिस जारी किया जाएगा।
यहाँ पर याचिकाकर्ता यूनियन ऑफ इंडिया ने अपना तर्क रखा कि जीएसटी कानून में एक नोटिस पर कई वर्षों का निस्तारण किया जा सकता है, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। अब यहाँ पर एक सामान्य चर्चा करनी आवश्यक है कि जब हमारी धारा 73 या 74 में धारा 74(3) के तहत नोटिस जारी किया जाता है तथा जिसका निस्तारण धारा 73(10) या धारा 74(10) के तहत किया जाता है, क्या उसमें संयुक्त ऑर्डर पास किया जा सकता है? ये विधिक प्रश्न है जो विभाग द्वारा गलत परंपरा को शुरू किया है। कुछ हमारे सामने सेंट्रल जीएसटी में इस तरह के प्रकरण आ रहे हैं जहां पर वो एक नोटिस से कई वर्षों का ऑडिट करते हैं या धारा 74 के तहत केसों का निस्तारण करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं सभी करदाताओं को, टैक्स प्रोफेशनल को इस जजमेंट से काफ़ी लाभ मिलेगा तथा जीएसटी में माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने एक नई दिशा दी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। यदि कहीं कोई त्रुटि है तो कृपया इन जजमेंट का अध्ययन करें। धन्यवाद। जय हिंद।